जैसे कल का हम लोग का टॉपिक था सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस, यही था ना। आज का भी टॉपिक यही है, क्योंकि मैं कल भी बोला था कि ये उसका पार्ट नंबर 1 है। आज पार्ट नंबर 2 करते हैं उसका, ठीक है। तो टॉपिक हमारा सेम है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस। क्लियर है? कल भी हमारा यही टॉपिक था ना, कल भी हमारा यही टॉपिक था। आज जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2। क्लियर है? तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 करते हैं आज। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोगों ने सब्जेक्ट का दो डेफिनेशन देखा था, और साथ ही में हम लोग ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन देखे हुए थे। तो मैंने कल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कही थी। क्या कही थी? बात को जरा गौर से समझना भाई। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात बोला था कि ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं होता। ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है? वो वर्ब का होता है, कल यही बात बोला गया था। और दूसरा प्रीपोजिशन का होता है। यही बात बोले थे ना कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा और नहीं तो प्रीपोजिशन का होगा। क्लियर है? अब वर्ब हमारे सेंटेंस में दो तरह के आते हैं, ठीक है। वर्ब हमारे सेंटेंस में कितने तरह के आते हैं? 2 तरह के। एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा इनफाइनाइट वर्ब। ये भी बात कल बताई गई थी, ठीक है। जो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आता है उसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात क्लियर है? मैं कल एक बात बताया था कि फाइनाइट वर्ब ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है बाबू? वो टेंस पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? टेंस पे। और किस पे डिपेंडेंट होता है? सेंटेंस के सब्जेक्ट पे भी। क्लियर है? और जो इनफाइनाइट वर्ब है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। फाइनाइट वर्ब क्या, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। किससे? टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। बात कुछ आ रही है समझ में? मैंने कल बोला था कि ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का है, कभी नहीं। ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो वर्ब का होगा, नहीं तो किसका होगा? प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। और यदि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हमारे सेंटेंस में 2 तरह के वर्ब आते हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर है? अगर वो फाइनाइट वर्ब है तो जाहिर सी बात है कि वो डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंडेंट होगा? वो टेंस पे डिपेंडेंट होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होगा।
अगर वो इनफाइनाइट वर्ब है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, किससे? टेंस से इंडिपेंडेंट होगा और सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट? एक एग्जांपल कर ले, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक? जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है? तो यहां पे काम किस चीज का हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है ना, और पढ़ने का पर्पस क्या है? अंग्रेजी। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा भाई? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वर्ब कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब कैसा है? फाइनाइट वर्ब है ना। क्लियर है? अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ट्रांसलेट कैसे करना है इस चीज को हम बारी बारी से पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? ही रीड्स इंग्लिश, ठीक है? अब देखो यहां पे रीड हमारा वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही में ये हम पूरा देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर चीजें सही से दिख नहीं रही हो तो मैं बोल भी रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पूरा सेंटेंस है। तो एक तो टेंस के अकॉर्डिंग इसका वर्ब फॉर्म आ गया, और साथ ही साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अपना रूप को चेंज कर रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? अब अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो लिखा है कि राजू अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाता है। अब इसमें देखो, अब इसमें दो तरह के वर्ब है। कौन कौन सा? एक तो जाना और दूसरा पढ़ना। दो वर्ब है ना। बट सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है, गौर से बात को समझिएगा, सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, ठीक है? क्यों? क्यों? बात को समझो। राजू काम कौन सा कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। जाने का पर्पस क्या है? पढ़ना। जाने का पर्पस क्या है जी? पढ़ना। और पढ़ना, अभी पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? वो क्या चीज पढ़ने के लिए जा रहा है? अंग्रेजी। अब यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हो गए भाई। जाने का पर्पस है पढ़ना और पढ़ने का पर्पस क्या है? अंग्रेजी। तो जो पर्पस होता है, जाने का जो रिजल्ट मिल रहा है, वो तो हमारे दो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना जी। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? राजू गोज टू रीड। अच्छा, अगर वर्ब के साथ के लिए लगा हुआ है तो के लिए हम फोर का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। अगर किसी वर्ब के साथ के लिए लगा हुआ है तो हम उसके लिए फोर का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करें, ठीक है? क्या चीज भाई? इंग्लिश, ठीक है? अब एक चीज और है, क्या? यहां पे काम हो रहा है पढ़ने का। क्या चीज पढ़ने का? इंग्लिश। और टू का इस्तेमाल यहां पे दो दो बार हो गया। जरा गौर से बात को समझिएगा। टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी की ओर जाना होता है। तो पढ़ना कोई स्थान तो है नहीं, तो हम उसके लिए टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राजू गोज रीड टू इंग्लिश, ठीक है? इतनी बातें हो गई। कुछ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि वह मेरे लिए आया है, ठीक है? तो वह मेरे लिए आया, ठीक है? तो क्या लिखोगे? He came for me लिखोगे जी।
वह मेरे लिए आया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ज्यादा हम डीप पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज एक अलग चैप्टर ही है, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो अगर हो गया हो तो आप नोट कर लो इस चीज में, अगर कुछ नया दिख रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं। मैं फिर आगे बढ़ता हूं, आगे बात करता हूं। एक बात मैंने कल और कही थी, क्या क्या कही थी, एक बात मैंने कल और कही थी। क्या बात कही थी, मैंने कल ये भी बात बोली थी कि भाई अगर वर्ब है तो वर्ब की अपनी दो बाहें होती है, एक सब्जेक्ट एंड दूसरा वर्ब। वर्ब की दो बाहें होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, यही बात बताया गया था। यहां पे ये बात कहने का क्या रीजन था, कहने का दरअसल ये रीजन था क्या, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक रिलेशन है। क्या चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच रिलेशन है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। अब ये रिलेशन किस बारे में मैं कह रहा हूं, रिलेशन किस बारे में कह रहा हूं, चेंजिंग के बारे में कह रहा हूं, ठीक है। मतलब बात को समझो कि अगर सेंटेंस में कोई शब्द, अगर सेंटेंस में कोई वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, अगर सेंटेंस में कोई वर्ड उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, तो उसे पूरा पूरा हक है कि वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनेगा ही, बन सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। मतलब बात को समझो। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर बनने की अनुमति है, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। बात को जरा गौर से, क्या मैंने क्या कहा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ऐसे पार्ट्स हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की अनुमति केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन को है। क्लियर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो नाउन बन सकता है, नहीं तो प्रोनाउन बन सकता है। क्लियर है, तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, तो उन दोनों को पूरी पूरी अनुमति है कि वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। माने जो चीज सब्जेक्ट बनेगा वो चीज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो चीज ऑब्जेक्ट बन सकता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। हम कूद कूद कर नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एकदम आराम से और धीरे धीरे चीजों को बस सीखेंगे। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। आओ हम कूद कूद करके सीखते हैं। क्यों भाई, आराम से नहीं सीख सकते हो? एक जगह खड़े होकर के नहीं सीख सकते हो? आओ आज कूद कूद कर सीखेंगे। इतनी बात क्लियर है?
इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या करता है, निर्देशित करता है किसको, वर्ब को। ये एक रिलेशन है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ये रिलेशन है। सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी तुम्हारा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। ये रिलेशन है इन दोनों में। इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब को निर्देशित करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, मैं यहां पे क्या लिख दिया यार, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ इस तरह का रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। वर्ब चाहे तो अपने सिंगुलर फॉर्म में भी रह सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी रहे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी किस फॉर्म में रह सकता है, अगर है तो वो सिंगुलर फॉर्म में भी रह सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी रह सकता है। क्लियर है? क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं है कि वर्ब तुम्हारा सिंगुलर है तो वो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वर्ब प्लूरल होगा तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, ये जरूरी नहीं है। वर्ब चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे वो प्लूरल रहे, ऑब्जेक्ट की अपनी मर्जी, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यार। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर वर्ब तुम्हारा प्लूरल है और वर्ब अगर तुम्हारा सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है, और इसके साथ भी रिलेशन बन सकता है। प्लूरल को सिंगुलर के साथ भी रिलेशन बन सकता है, प्लूरल को प्लूरल के साथ भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का आना वो वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है, मिटाते हैं इस चीज को। मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं ये। अब हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो थोड़ा सा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। चयनित तो अब करना सीखेंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम कैसे चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हिंदी सेंटेंस में सेलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मतलब क्या, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू select a subject and an object in the Hindi सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हिंदी सेंटेंस में सेलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीका है। तरीका नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑफ केस, पहला तरीका। दूसरा तरीका, विथ द हेल्प ऑफ वर्ब। क्लियर है जी?
विद द हेल्प ऑफ वर्ब। बात क्लियर है? एक हिंदी सेंटेंस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस। केस एक अलग चैप्टर है, जब हम केस पढ़ेंगे, नाउन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें केस मिलेगा, केस ऑफ नाउन, ठीक है। तो उसमें केस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और केस हर एक सेंटेंस के लिए नहीं है, माने विद द हेल्प ऑफ केस आप वो मतलब केस के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चयनित नहीं कर सकते। क्लियर है? कुछ ऐसे टेंस हैं, मतलब बात को समझिएगा, टेंस के बाध्यता के कारण, टेंस के बाध्यता के कंपल्सन के कारण कारक का साइन इस्तेमाल करना वहां पे कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। वैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पास्ट टेंस में हम कारक के साइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे उस टेंस की बाध्यता हो जाती है, कंपल्सन हो जाता है कि वहां पे हमें कारक का साइन इस्तेमाल करना ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो सेंटेंस भद्दा दिखेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, एक तो इसके मदद से हम सब्जेक्ट को ढूंढने की प्रयास करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ब, हम वर्ब के मदद से भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चयनित करने का काम करेंगे। बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो हम मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा? मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट, with the help of sign of case, with the help of sign of case sorry तो करते हैं, मेथड की बात करते हैं। वैसे तो कारक के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। कारक हमारे पास 7 होते हैं। कर्ता ने, हिंदी में मैं पढ़ के बता देता हूं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अजी, अहो, रे। संबोधन का मतलब अब किस तरीके से हम संबोधित करते हैं, ठीक है। सबकी अपनी 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 तरीका होती है। क्लियर है? तो हम केस की बात करेंगे एक जगह, और हम केस के साइंस की बात करेंगे, और उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? टेबल में बनाता हूं, खूब फर्स्ट क्लास टेबल। पहला क्या है? कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस ऐसे पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस। कर्ता, इसका साइन क्या होता है? ने। कर्ता ने, इसके लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बाबू? तो किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ने के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं। दूसरा, कर्म। कर्म को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, यहां पे ऊपर केस है, ठीक है। कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, तो कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस और कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस। तो कर्ता ने कर्म, कर्म का साइन क्या है? को, और को के लिए हम किसी भी तरह के स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा, करण कारक। करण कारक को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल। करण कारक को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल केस।
क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल केस। तो करण के लिए क्या लिखते हैं हम, से, और इस से के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या चीज, बाई, विद, थ्रू, ठीक है। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान को क्या बोलते हैं, डेटिव, संप्रदान कारक को बोलते हैं डेटिव केस, ठीक है ना। तो कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान को के लिए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू और फोर का। क्लियर है। संप्रदान के लिए आपादान से, तो आपादान को बोलते हैं अबलेटिव, क्या बोलते हैं, अबलेटिव केस, आपादान, आपादान से। इसके लिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं बाबू, किसका, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, या आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, या ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। संबंध, संबंध कारक को बोलते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव केस, ठीक है। तो पॉजेसिव केस के लिए क्या आता है, का, के एंड की, और इसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑफ, ठीक है। साथ अधिकरण, सॉरी कारक का साइन 8 होता है, गलती बोल दिए थे। अधिकरण, अधिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस, ठीक है। क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। तो अधिकरण में क्या हो जाएगा, में और पर। तो में के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इन या विद इन का, ठीक है। और पर के लिए इस्तेमाल करते हैं एट, ऑन और अपॉन का। क्लियर है। लोकेटिव होता है, सॉरी, लोकेटिव और संबोधन, संबोधन को बोलते हैं वोकेटिव, वोकेटिव मतलब हो गया हे, अरे, ऐसे करके। इसके लिए किसी भी तरह के स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो हो गया हमारा कारक का साइन, ठीक है। कारक का साइन क्या है, कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान कारक डेटिव केस, आपादान कारक अबलेटिव केस, संबंध कारक पॉजेसिव केस, अधिकरण, अधिकरण लोकेटिव केस, और संबोधन वोकेटिव केस, ठीक है। इन लोगों का साइन है। कर्ता कारक का साइन होता है ने, मतलब अगर किसी हिंदी वाक्य में अगर किसी भी शब्द के साथ ने लगा हुआ है, मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा। जैसे राम ने, श्याम ने, राम ने रावण को मारा, तो राम के साथ ने लगा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, तो महात्मा गांधी के साथ ने लगा हुआ है, ठीक है। जैसे उसने मुझे मारा, उसके साथ ने लगा हुआ है, वो सेंटेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट। तुमने मुझे बुलाया, तुमके साथ ने लगा हुआ है, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो जिस भी शब्द के साथ अगर ने लगा हुआ है, वो सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कर्म ऑब्जेक्टिव केस का साइन क्या है, को। अगर किसी भी शब्द के साथ को लगा हुआ है, मतलब वो सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी वर्ड के साथ को लगा हुआ है, ठीक है, तो वो उस सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम ने रावण को मारा,
तो रावण के साथ क्या लगा हुआ है? को। ठीक है, क्लियर है? हाँ, हनुमान ने लंका को जलाया, तो लंका के साथ क्या लगा हुआ है? को। कोई दिक्कत? उसने तुमको पीटा, उसने तुमको पीटा, तुम के साथ को लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कर्म कारक का साइन क्या होता है? को। इन दोनों के लिए किसी भी तरह के सेंटेंस में स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है। उसने के लिए क्या लगाओगे? उसने, देखो इसके साथ नहीं लगा हुआ, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो उसने के लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे। ठीक है, या सी लगा सकते हो। तुमने, तुम के साथ ने लगा हुआ, तो क्या लगाओगे? यू। हम लोगों ने, वी लगाओगे। तो इस ने के लिए किसी भी तरह का हम स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जैसे राम ने, तो राम ने के लिए क्या लगाओगे? राम ही लगाओगे। ने के लिए हम किसी भी तरह के स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे को के लिए भी किसी भी तरह के स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब करण कारक के लिए केस का साइन क्या होता है? से। इसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बाई। ठीक है, इससे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय, विद और थ्रू। संप्रदान केस का साइन क्या होता है? को के लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू या फोर को। आपादान केस के लिए किस चीज का इस्तेमाल? आपादान कारक के लिए कारक का साइन क्या होता है? से, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, आउट ऑफ और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, संबंध का के की, क्लियर है? ये कारक का साइन हो गया। अगर ये चीज रहे तो फिर हम उसके लिए किस का इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। अधिकरण में, पर, तब में के लिए होता है इन या विदिन, इसका इस्तेमाल करते हैं। में के लिए इन या विदिन का इस्तेमाल करेंगे, और पर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एट, ऑन और अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। संबोधन हे अरे, हे अरे के लिए किसी भी तरह का स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। रे भाइयों, तो क्या लिखोगे? भाई का ब्रदर ही लिखोगे यार। अब रे के लिए क्या लिखोगे? रे। फॉर्मेटिंग नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आई समझ में? अरे आई, मैंने बोला ना कि राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे राम के साथ ने लगा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। रावण के साथ क्या लग गया है? को। देख रहे हो ना, कर्म को। तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। काम कौन सा कर रहे हैं भाई? राम काम कौन सा कर रहे हैं? मारने का। तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा? वर्ब। हम जानते हैं कि सेंटेंस हमें बनाना तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब को, फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि रावण को राम ने मारा, तो हम फिर ढूंढेंगे ना भाई किसके साथ ने लगा हुआ है। तो यहाँ पे राम के साथ ने लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है, और रावण के साथ को यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्ब। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मेरी कलम वर्ग में उसने चुराई। ठीक है, यार थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी मेरी कलम उसने चुराई, चाहे लिख दो उसने मेरी कलम चुराई, बात तो एक ही हुआ। बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, हमें उसको फॉर्म को देखना है भाई। ठीक है, तो देखो मेरी कलम, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे उसके साथ ने लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है। अब उसने काम कौन सा कर रहा है भाई? चुराने का काम कर रहा है, तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या चुराने का काम कर रहा है? मेरी कलम, ऑब्जेक्ट। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का एक तो ये तरीका हो गया।
मैंने बोला ना, अब ये ऐसा नहीं है कि हर जगह ने ही लगा होगा तब ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट यही होगा। ने नहीं भी लगा रहेगा। मैंने बोला ना कि टेंस के कंपल्सन के कारण शब्द के साथ ने लगा रहता है। अब हम यहां से ने को हटा दें। अब जरा सेंटेंस को पढ़ो। राम रावण को मारा, अच्छा लग रहा है जी? नहीं लग रहा है ना। तो सेंटेंस के अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए, और सेंटेंस के संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, है ना, कर का साइन का इस्तेमाल हो गया, है ना। अब जैसे राम पढ़ाता है, ऐसे है सेंटेंस, राम पढ़ाता है। अब इसके साथ हमने लगा दे, राम ने पढ़ाता है। सही लग रहा है जी? भद्दा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो टेंस के कंपल्सन के कारण, वो भी कंपल्सन किसके साथ है? पास्ट टेंस के साथ है। सेंटेंस की अच्छाई और संतुलन बनाए रखने के लिए शब्द के साथ क्या लगाते हैं? ने लगाते हैं। ठीक है। अब ये ने हर सेंटेंस के साथ नहीं लग सकता है। इसके लग जाने से भी सेंटेंस भद्दा हो जाता है, बेकार लगने लगेगा, उल्टी करने का मन करेगा। और अगर कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसके साथ न लगे तब उल्टी करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, लेकिन मैंने इस चीज को इसलिए बताया कि काफी हद तक कारक का साइन सेंटेंस से सब्जेक्ट चयनित करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, है ना, चीजों को आसान बना देता है। ठीक है, सेंटेंस से हम आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चूज कर लें, सेलेक्ट कर लें, इसलिए मैंने कारक के साइन को बताया। काफी हद तक ये हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस। ठीक है, तो ये हमारा है पार्ट नंबर 2। बात तो अभी हम और करेंगे अभी इसके बारे में, चूंकि मैंने कल भी बोला था कि अभी इस पे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, बट हम थोड़ा थोड़ा ही सीखने का प्रयास करेंगे, एक ही बार ज्यादा नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि एक ही बार ज्यादा खा लेने के बाद क्या होता है? फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक है, तो आप भी एक ही बार अगर ज्यादा ले लोगे तो फिर आपके लिए भी वो बर्डन बन जाएगा और कर नहीं पाओगे। क्योंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जब इस वीडियो को YouTube पे सर्च करोगे या YouTube पे खोलोगे, ठीक है, तो ठीक है, इसके नीचे एक भोजपुरी गाना आया रहेगा। ठीक है, ले ले पुदीना, ले ले पुदीना। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग वहां देने वाले हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बन रहा है। ठीक है, ताकि आप उस चीज को सही तरीके से देख पाए। ज्यादा मन को भटकाना नहीं है, क्योंकि यही सही समय है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर जाने का। ठीक है, और चेहरा पे हमेशा मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि चेहरा पे मुस्कान रखने से अक्सर इंसान की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इंसान को खूबसूरत दिखना है, जिसके लिए क्रीम पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है, फेयर लवली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टर्मरिक पाउडर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस माइंड को शार्प रखो, चेहरे पे मुस्कान रखो, सुंदरता खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। और सुंदरता खुद नहीं ढूंढी जाती है, ठीक है, खुद नहीं तलाशेंगे, है ना, हमें बस सुंदर दूसरों के नजर में दिख जाना है। तो इसलिए चेहरा पे मुस्कान बनाए रखिए, और मुस्कान बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे वो सुख का पल हो, चाहे विपत्ति का पल हो। समय जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, इसलिए परिस्थिति कोई सी भी हो, चेहरा पे मुस्कान होनी ही चाहिए। रखने से ही हमारी खूबसूरती बरकरार रहती है। ठीक है, तो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना है तो हमेशा चेहरा पे मुस्कान रखिए, हमेशा चकलिंग करते रहना, मुस्कुराते रहना, चवनिया मुस्की मारना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर कल।